हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो गुलफाम, हेलो सदाकत, हेलो प्रिया, हेलो अंजलि, हेलो काजल, भरत मिश्रा, समरीन, मोहम्मद समीर। आ जाओ, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो प्रेरणा जी, हेलो धर्मेंद्र, हेलो रितेश, हेलो प्रतीक्षा, हेलो कशिश। टेस्ट का सिलेबस बता दो मेरे को। अरे हरिओम पाटीदार, अब तक तू तेरे को सिलेबस ही पता नहीं है? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा कोलराउश के नियम तक, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट मैंने बुधवार को ही बना दिया था। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो वंशिका, हेलो अर्चना, अलका, हेलो 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 हेलो। यार कोशिश तो मैं करता हूं कि बहुत सारा पढ़ाऊं बेटा, लेकिन टाइम अपने पास कम रहता है, क्या करें यार। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिजिक्स की क्लास नहीं है क्या बेटा? नहीं है फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास है। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सबका मैसेज देखता हूं मैं। हेलो अनिला, अलीना, हेलो हेलो हेलो, हेलो अवदेश, हेलो अभय, हेलो डॉक्टर, हेलो लक्ष्मी नारायण, पायल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप बेटा आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ओके, हाँ जी, टेस्ट में कहां तक आएगा? कोलराउश के नियम तक आएगा। भाई पहले भी तो बताया, बार बार क्यों पूछते हो? हाँ जी, एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करो बेटा। अभी आपकी 2 बजे भी तो क्लास चलती है ना यार, फिर टाइम कहां मिल पा रहा है मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सोचता तो हूं सर आप 3 बजे से पढ़ाया करो। अरे बैच 2 की क्लास चलती है बेटा 2 बजे से एक्स्ट्रा क्लास, इस वजह से नहीं ले पाता, वरना मैं तो चाहता हूं मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, मेरे को तो पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम जी, राम राम सभी को। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में, आज हमारा लेक्चर नंबर 7, और आज के लेक्चर में अपन कुछ और बातें हैं जो देखने वाले हैं, सारी बातों को क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे, संदर्भ इलेक्ट्रोड पढ़ लेंगे अच्छे से, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, और पॉसिबल हुआ तो ननसर्ट समीकरण समझ लेंगे। उससे पहले हम समझ लेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा, हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। अरे होएगा यादव जी बेटा, अभी तो टाइम है अपने पास, ठीक है। ओके, हाँ जी, गुड केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट। अरे अलग अलग बताना पड़ेगा क्या सबको यार? तुम्हें सबको जब मैं क्लास में बताता हूं तो सारे बच्चे एक बार सुनते नहीं हो क्या आप? सब अलग अलग पूछ रहे हो, टेस्ट में क्या आएगा, कब तक आएगा, जैसे पहले तो बताया ही नहीं हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये पालीवाल जी क्या बोल देते हैं बेटा? पालीवाल सर आप किन से मिलने गए थे? मैं कहीं नहीं गया था अनिकेत। ओके, हाँ, अब चलो देखो ध्यान से यहां पर आगे। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखो ध्यान से सारी बातें। अब जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं रिवाइज करवा देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था। बेटा पिछले लेक्चर में हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे। गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने जुटा ली थी, और गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था। पिछले लेक्चर में शुरुआत करी थी मैंने, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोड जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सक्रिय, एक होते हैं अक्रिय। सक्रिय इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिनका जलीय विलयन होता है, अक्रिय जो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ा, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब सेल को इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो, या बिल्कुल एकदम नया नया सेल हो, एकदम प्रारंभ में, तो जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर आता है वही कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल, जो कि प्रारंभ में अधिकतम होता है, वही मान, ठीक है। ओके, प्रारंभ में जो अधिकतम होता है। ओके, दूसरी बात, समय के साथ साथ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो खत्म होते जाते हैं। जैसे कि एनोड है, एनोड से जैसे कि जिंक धातु निकल निकल करके विलयन में आती जाती है, और कॉपर आयन निकल निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने लग जाते हैं। यस और नो? ओके, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा था, तो धारा कैथोड से एनोड की ओर बहेगी बाहर, लेकिन अंदर जिंक से कॉपर की ओर धारा बहेगी।
हाँ या ना, इतनी बातें हमने देख ली थी। और फिर हमने ये देखा था कि यार ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से तापांतर कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च ताप में से कम ताप माइनस कर दो, जलांतर दो अलग अलग जल के स्तरों का अंतर, सांद्रता में अंतर, उच्च सांद्रता कम सांद्रता, सेम उसी तरीके से जो विभव है, धारा है, वो उच्च विभव से अल्प विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो जिधर धनावेश था उधर विभव ज्यादा है, जिधर ऋणावेश है उधर विभव कम है। तो कैथोड पर धनावेश होता है, एनोड पर ऋणावेश होता है, तो इधर से इधर की तरफ धारा का फ्लो होता था। तो इधर उच्च विभव, इधर निम्न विभव। तो जब हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते थे तो हमने क्या पढ़ा था, ई दाया माइनस ई बाया। तो हमने ये पढ़ लिया था बेटा कि अगर मुझे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो मैं क्या करता था, ई दाया माइनस ई बाया ई बाया लिखता था। हाँ जी, और हमें ये पता है कि यार ई दाया क्या होता था, कैथोड, और ये बाया क्या होता था बेटा, एनोड। इतनी बात हमने देख ली थी। ओके बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपनी बातें कर रहे हो यार। फिर ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, डिस्टर्ब नहीं करने का। केमिकल बॉन्डिंग का कितना चैप्टर आएगा, पागल हो गया। पूरा आएगा, बोल रहा हूं ना, पूरा आएगा तो पूरा आएगा ना, क्या उस बात को लेके बैठे रहते हो। फिर बोलते हो हमारे कमेंट देखा करो। सर आप हमारे कमेंट नहीं देखते हो, शर्म आनी चाहिए बेटा आपको यार, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके हाँ जी, जब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि केमिकल बॉन्डिंग आएगा, वो तो पूरा ही आएगा ना, वो चैप्टर तो हो गया ना भाई। जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउश के नियम तक आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इतनी बातें हमने देख ली थी। ओके, तो जब भी सेल का विभव लिखा जाए, और अगर यही मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों का मतलब सांद्रता 1 मोलर हो, दाब 1 एटीएम हो और टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन हो, तो ये मानक परिस्थितियां। तो इनके ऊपर 0 लग जाएगा, नोट। ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो अगर नोट लग जाए तो ये हो जाता है मानक सेल विभव। ये है कैथोड का मानक सेल विभव, ये एनोड का मानक सेल विभव, ये कुल यहां पर मानक सेल विभव, ये है मानक सेल विभव। हां जी, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ा था बेटा कि यार कैथोड पर होता है अपचयन, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। तो यहां पर ई नोट कैथोड, जैसे कि अगर हमने कहीं पर ऐसे लिखा, अरे हां जी, ये हमने इतनी बातें पिछली क्लास में देख ली थी। ओके, तो अगर बाई चांस, ये इतना तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, थोड़ा सा मैं और आगे आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि जब जिंक +2 में जाता है तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो जब जिंक +2 आयन में जाता है तो धातु और धातु के जलीय विलयन के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता था। तो ये ऑक्सीकरण है, तो इस इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। इसको दिखाने का तरीका, ई जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में, इस बात को ध्यान से समझना है। ये क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ई जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में, ये क्या बताएगा, ये बताएगा इसका ऑक्सीकरण विभव। ये क्या बताएगा, इसका ऑक्सीकरण विभव। ये क्या बताएगा, इसका ऑक्सीकरण विभव। ओके, लेकिन अगर इसी के ऊपर 0 लगा दूं, नोट लगा दूं, तो यहां पर ई नोट जिंक से जिंक 2+ में जाना, अब ये मानक परिस्थितियों में हो गया। मानक परिस्थितियों का मतलब कि यार जो विलयन लिया है उसकी सांद्रता 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 और दाब 1 एटीएम है। तो ये कहलाएगा आपके पास मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हमने
SOP लिखा था, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ये बात क्लियर हो गई थी। ओके, फिर मैंने आपको एक और बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव, दूसरा अपचयन विभव। अपचयन विभव जब सेल अभिक्रिया के दौरान अपचयन हो रहा हो ना, तो इलेक्ट्रोड और जलीय विलयन के बीच में उत्पन्न विभवांतर। तो जैसे कि देखो ध्यान से, कॉपर +2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये कॉपर धातु में चला गया। आपको इतना तो पता होगा ही सही बेटा कि ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना। तो यहां जिंक 0 में था, +2 में चला गया, ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। तो इस दौरान उत्पन्न विभव को अपन ने बोला ऑक्सीकरण विभव। जिंक, अब कॉपर को देखो, कॉपर +2 से किस में चला गया? कॉपर में, कोई आवेश नहीं है तो 0 मानेंगे, तो ऑक्सीकरण अंक घट गया, तो ये हो गया अपचयन। तो E मतलब विभव, कॉपर 2+ से कॉपर में गया, तो ये एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो E कॉपर 2+ से कॉपर में गया, तो क्या गया? कॉपर 2+ कॉपर में गया, क्या हुआ? अपचयन। तो उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा? अपचयन विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन विभव कहलाएगा, अपचयन विभव कहलाएगा। लेकिन अगर इसी पर मैं नोट लगा दूं, अगर इसी पे मैं क्या लगा दूं? नोट लगा दूं, मतलब 0 लगा दूं ऊपर, कॉपर 2+ से कॉपर में जाना। अब कॉपर +2 से किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है, मतलब +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन नोट लगा दिया तो ये 0 और आवेश है ये, ठीक है ना, ये आवेश है, वरना पता चला इसको भी तुम नोट समझ लो। ये कहलाएगा आपका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। इसको बोलते हैं SRP, SRP कल मैंने पढ़ा दिया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया? ओके, इतनी बात हमने देखी। तो जरा देखो ध्यान से, यह मानक परिस्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल या जो सेल विभव हमने लिखा बेटा, तो यहां पर एनोड, कैथोड और एनोड लिखा जाता है। तो इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? इनका SRP इस्तेमाल करते हैं या SOP इस्तेमाल करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या लिखा जाएगा? इनका मानक ऑक्सीकरण विभव लिखा जाएगा या अपचयन विभव लिखा जाएगा? तो ध्यान रखें बेटा, जब भी आप यहां पर, आपको तो दिमाग में ये रखना है कि दाएं में से बाएं वाले का घटाना है। इधर जो भी इलेक्ट्रोड विभव आया उसमें से इधर वाला घटाना है। उधर क्या लगा होता है? कैथोड, इधर क्या लगा होता है? एनोड, तो इधर वाले में से इधर वाले को माइनस करना है। डन? ओके, लेकिन दोनों का अपचयन विभव लिखना है, दोनों का अपचयन विभव लिखना है। यहां पर ई कैथोड, यहां पर भी आप क्या लिखेंगे? ई नोट है मतलब मानक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? SRP, SRP, और इधर भी क्या लिखेंगे? यहां पर SRP, दोनों का SRP लेंगे। इतनी बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई। और क्या बताया? और जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने आपको यह भी बताया था, किसी धातु विशेष के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव समान ही होते हैं, बस चिन्ह में अंतर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा जिंक, जब जिंक 2+ में जाता है तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो जिंक धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है, तो ये तो आराम से हो जाएगा, इसलिए बेटा ये प्लस में आता है और इसका मान आता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है? जिंक से जिंक +2 में जाना, ऑक्सीकरण होना, तो ऑक्सीकरण विभव नोट लगा हुआ है, इसलिए मानक ऑक्सीकरण विभव। ये है मानक ऑक्सीकरण विभव। सब कुछ अभी प्रीवियस लेक्चर का ही चल रहा है, ठीक है, रिवीजन ही चल रहा है बेटा। मानक ऑक्सीकरण विभव। लेकिन अगर मैं इसका मानक अपचयन विभव लिखना चाहूं तो, जैसे कि मैंने यहां पे क्या कर दिया, ई नोट ही लिखा, जिंक 2+ को जिंक में भेज दिया। पहले
कम ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, अब अधिक से कम, तो ये क्या हो गया, अपचयन बता दिया सर आपने। तो कितना मान आएगा, बस इसका चिन्ह बदल दो, यहां पर -0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा बेटा इसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। इसको क्या बोलेंगे, एसओपी, इसको बोलेंगे एसआरपी। तो एक ही धातु के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉपर और जिंक के लिए, सिर्फ कॉपर कॉपर और सिर्फ जिंक जिंक या निकल निकल या एजी एजी खुद के लिए, किसी धातु विशेष के लिए एसओपी और एसआरपी के मान सेम ही होते हैं, बस चिन्ह में फर्क होता है कि यार एक का एसओपी दूसरे के उसी के एसआरपी के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? इतनी बातें हम लिख चुके थे बेटा, इतनी बातें हमने देख ली थी, अगर कुछ नई बताई होगी तो उसमें ऐड कर लेना। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि यार ई नोट मैं कैथोड का क्या लिखूंगा, एसआरपी लिखूंगा, एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड लिखूंगा, माइनस ई नोट एनोड का भी क्या लिखूंगा, एसआरपी लिखूंगा ऑफ एनोड। हाँ या ना, ये हमारे पास आया था। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं यहां पर इसका कैथोड का मुझे एसआरपी न देकर के एसओपी दे रखा है, तो अगर एसआरपी मेरे को पता है तो एसओपी माइनस का साथ आ जाएगा। तो इसके अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं बेटा, कि आपने एसआरपी में दे रखा है, एसओपी में भी बन सकता है, ठीक है। बस यहां पर आपको इसको अलग अलग चीजें करनी है। ये क्लियर हो गया? इतना हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान देखा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इतना हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान देखा है। आपको पिछले लेक्चर से ये सीखना है कि हाँ, मेरे को ऑक्सीकरण समझ में आ गया, अपचयन समझ में आ गया, ऑक्सीकरण से संबंधित विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन से संबंधित विभव, अपचयन विभव, मानक लगा देंगे तो मानक परिस्थितियों में, बस ओके। जैसे अभिक्रिया हो रही है उस हिसाब से उनको देखना है, उनको फील करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ नजाकत वाली बातें ही है ना, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे समझते हैं। सबसे पहले तो अब ये पॉइंट आप लिख लो, इलेक्ट्रोड विभव निम्न पर निर्भर करता है, निम्न बातों पे निर्भर करता है। पहला, विलयन की सांद्रता क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है। दूसरा, आप धातु कौन सी ले रहे हो, धातु बहुत क्रियाशील है तो उसके लिए विभव का मान बहुत ज्यादा आएगा, हाँ या ना। पहला विलयन की सांद्रता, दूसरा धातु की प्रवृत्ति, और तीसरा ताप और दाब, टेम्परेचर प्रेशर से भी बहुत कुछ चीजें बदली जा सकती है, ठीक है। ओके, तो ये तीन परिस्थितियां हैं जिन पर इलेक्ट्रोड विभव डिपेंड करता है, जिन पर इलेक्ट्रोड विभव डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? अब आगे पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। हाँ जी, ओके, अब जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सेल में 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पर ई नोट सेल आपको ज्ञात करना है बेटा। ओके, तो आपको अभिक्रिया क्या दे रखी है, जिंक ठोस से जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट हुआ, फिर डबल लाइन, फिर कॉपर सल्फेट से कॉपर में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो यहां पर वास्तविकता में क्या है, जिंक ठोस अवस्था में है और जिंक सल्फेट में जिंक पर +2 आयन उपस्थित है, फिर डबल लाइन, फिर कॉपर +2 से कॉपर में गया ठोस अवस्था में। तो ये तो क्या है मेरे पास, एनोड है, ये क्या है मेरे पास, कैथोड है, हाँ या ना। तो मेरे को सिंपल सा ये करना है, दायां माइनस बायां फॉर्मूला लगाना है, दायां माइनस बायां फॉर्मूला लगाना है, दोनों का मेरे को अपचयन विभव लिखना है। देखो, आपको सूत्र पता है,
बिल्कुल पता है, दोनों का अपचयन विभव लिखना है। अब जरा देखो ध्यान से, दिया गया है, क्या दिया है, दिया है मेरे को दे रखा है ई नोट, जिंक से जिंक 2+ में जाना 0.76 वोल्ट। ये क्या दे रखा है, इसको आप समझें बेटा जी, एक बार इसको समझें कि जिंक +2 में गया, ये ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है, पहले तो ये बता दो। ये ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है, पहले ये बता दो। एसओपी है या एसआरपी है? क्या ये एसओपी दे रखा है कि यार जिंक इसमें जा रहा है? ये क्या दे रखा है, एसओपी दे रखा है। तो मुझे तो एसआरपी से मतलब है ना, मैं एसआरपी निकाल लू सबके, तो क्यों ना मैं इसका एसआरपी निकाल लू। एसआरपी कितना हो जाएगा भाई ये मेरे को एसओपी दे रखा है, एसआरपी चाहिएगा तो बस चिन्ह बदल लेंगे और कुछ नहीं करना, चिन्ह बदल देंगे और कुछ नहीं करना, चिन्ह बदल देंगे और कुछ नहीं करना। तो यार फॉर्मूले में मेरे को चाहिए ई नोट जिंक 2+ से जिंक, तो यहां पर क्या सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा बेटा, ये आ गया ना एसआरपी। ओके, अच्छा कॉपर के बारे में क्या दे रखा है, कॉपर का भी ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, कॉपर का ई नोट। भाई वैसे तो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन जो पहली बार समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समझाना जरूरी है बेटा। ओके, तो यहां पर माइनस का 0.34 वोल्ट दे रखा है। क्या यार यहां पर भी हमको एसओपी दे रखा है, 0 से +2 में गया, ऑक्सीकरण हुआ, क्या ये एसओपी है? हमें क्या लगाना है, एसआरपी में रखना है, तो प्लस कर दूं क्या यहां पर, ये एसआरपी का मतलब कि यार आपका कॉपर +2 आयन कॉपर में भेज दो। वैसे आप डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है, ओके, लेकिन पहली बार में मेरे को बताना है और कुछ नहीं है। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, चूंकि हम जानते हैं ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है बेटा, ई नोट एसआरपी ऑफ कैथोड, दाईं ओर कैथोड होता है, माइनस ई नोट एसआरपी ऑफ एनोड, कैथोड पर कॉपर +2 आयन वाली, तो कॉपर का क्या लिखेंगे अपन, एसआरपी लिखेंगे, तो प्लस का 0.34 प्लस का, फिर माइनस, फिर एसआरपी किसका लिखेंगे, जिंक का। क्या बेटा माइनस में है, क्या यहां पर माइनस में एसआरपी, माइनस 0.76, ठीक है, ओके, तो इन दोनों को देखो, ये 0.34 हो गया, ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.10 वोल्ट प्लस का आया, हाँ या ना, 1.10 या 1.1 वोल्ट ये आया। ओके, एसओपी भी लिखा जाता है ना बेटा, या तो फिर दोनों के एसओपी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसआरपी क्यों लेते हैं यार, देखो आजकल सेल विभव का मतलब, मानक सेल विभव का मतलब है मानक अपचयन विभव, दोनों के मानक अपचयन विभव ले लो, इसका मानक अपचयन विभव माइनस इसका मानक अपचयन विभव। अगर आपको दोनों के ऑक्सीकरण विभव लेने हैं तो फिर उस सूत्र में बस प्लस माइनस का हेर फेर आएगा और कुछ नहीं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई क्या? अरे राजेश टेंशन मत ले, हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई, क्लियर है? आपको बस क्या करना है, दाएं वाले में से बाएं वाले का अपचयन विभव घटाना है, दाएं वाले का मानक अपचयन विभव माइनस बाएं वाले का मानक अपचयन विभव, इतना सा करना है। इधर वाले के अपचयन विभव में से इसके वाले का अपचयन विभव घटाना है, बस डन। अगला क्वेश्चन, जैसे कि देखो ध्यान से, इससे पहले ये वाला कर लेते हैं, इससे पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाला पहले, ये वाला क्वेश्चन। अब एसआरपी ही दिया है कॉपर का, देखना लल्ला, कॉपर का एसआरपी दे रखा है, ये 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एसओपी दे रखा है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब जरा देखो ध्यान से बालकों, इस क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी,
अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि निकल +2 में जा रहा है। अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसकी सांद्रता जो भी दे रखी है यहां मतलब ही नहीं हमें। Au +3 से Au में जा रहा है। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाला मेरे लिए एनोड हो गया, आगे लिखा हुआ। पीछे लिखा हुआ मेरे लिए क्या हो गया बेटा? कैथोड हो गया। यस, मुझे दोनों के किससे मतलब है? अपचयन विभव से मतलब है। देखो ध्यान से, 0 से +2 में ये तो ऑक्सीकरण हो गया, और +3 से 0 में ये अपचयन हो गया। मैं तो दोनों के अपचयन विभव लिखना चाहता हूं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दिया है निकल +2 से निकल के लिए ई नोट, अरे ये ई नोट है। निकल +2 से ई नोट दे रखा है, निकल +2 से निकल के लिए कितना दे रखा है बेटा? माइनस का 0.25। अरे ये तो हमें चाहिए था। ई नोट दे रखा है निकल +2 से निकल के लिए कितना? माइनस के 0.25 वोल्ट। क्या ये एसओपी है? सॉरी एसआरपी है। +2 से 0 में गया, अपचयन विभव लिख दिया। सांस लो, आराम से लिखो सब कुछ। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा +3 से Au के लिए, Au +3 में यहां पे कुछ आवेश नहीं है, 0 में, तो मुझे ई नोट Au +3 से बेटा इसमें गया, कितना दे रखा है? 1.50 वोल्ट। क्या ये भी +3 से 0 में जा रहा है? अपचयन विभव ही है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया? ये। कैथोड पर कौन सी? तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा सूत्र के अनुसार, ई दाया माइनस ई बाया। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं ई नोट सेल बरोबर, हम जानते हैं ना ई नोट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट एसआरपी ऑफ एनोड। यस और नो? तो इसका मान रख दो, इसका मान रख दो। ये कैथोड, ये एनोड पर हो रही है, ये कैथोड पर हो रही है, तो कैथोड वाला, हाँ जी, 1.50 माइनस, फिर इसका निकल +2 जब निकल में जा रहा है तो कितना दे रखा है? माइनस का 0.25। चिन्ह का ध्यान रखें, ये तो सूत्र में माइनस आता ही आता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस, तो ये हो जाएगा 1.75 वोल्ट प्लस का सेल का 1.75 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको यह बता रहा है कि हमें दो अभिक्रियाएं दे रखी है जिनको हमने देखा, अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, एकदम मक्खन है। पहला क्वेश्चन आपको दिक्कत दिया होगा, लेकिन दूसरा आसान मिलेगा, क्योंकि अब आपने सीख लिया। इसके में से इसका अपचयन विभव घटाना है, इसके मानक अपचयन विभव में से इसका मानक अपचयन विभव घटाना होता है, तो आप वो सूत्र जानते हैं, उसमें मान रख दो, दैट्स इट। आराम से आंसर आ जाएगा। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं सिखा रहा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक सी चीजें सिखा रहा हूं, आराम से ये तो कर सकते हो। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को हम करें। ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम मक्खन है बेटा। अब इस वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करें। उस सेल का विद्युत वाहक बल जिसके लिए अर्ध सेल नीचे दे रखा है, अब हमें सेल न दे करके सेल की अभिक्रियाएं दे रखी। अब हमें इससे यह समझना होगा कि यार कौन सा एनोड पर हो रहा है, कौन सा कैथोड पर हो रही है अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया एनोड पर, कौन सी कैथोड पर हो रही है। समझ गए मेरी बात को? चलो अभी एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस सेल का विभव ज्ञात कीजिए जिसकी अर्ध सेल अभिक्रियाएं दे रखी है। अब यार अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है तो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Mg में चला गया, तो यहां पर इसके लिए कुछ E का मान दे रखा है। फिर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में चला गया, इसके लिए ये E का मान दे रखा है। कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 0 में गया, क्या यहां पर भी अपचयन हुआ? क्या यह अभिक्रिया अपचयन वाली है?
क्या Mg2 प्लस से Mg में गया, यहां पर भी अपचयन हुआ? हाँ, दोनों अभिक्रिया अपचयन वाली है, लेकिन इसके लिए अपचयन विभव का मान प्लस में आया, प्लस 0.33 आया, और इसके लिए माइनस में आया। तो जिसके लिए याद करो अपचयन विभव ज्यादा आएगा, उसके अपचयन होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्या मैंने आपको यह पढ़ाया था? जिसके लिए अपचयन विभव ज्यादा, उसका अपचयन होना आसान। तो इस सेल में कॉपर +2 आयन अपचयित होगा कॉपर में, न कि मैग्नीशियम +2 आयन मैग्नीशियम में। यस और नो? मतलब इसका यह मतलब यहां पर यह मतलब यह की जगह मैं ऐसा लिख देता हूं, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड होगा। मतलब यह अभिक्रिया या तो कैथोड पर होगी या ये कॉपर होगा, और यह मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड एनोड होगा, या फिर यह अभिक्रिया एनोड पर होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अपचयन विभव जिसका ज्यादा उसका अपचयन ज्यादा, मतलब इन दोनों में से मेरा अपचयन ज्यादा होगा भैया, मेरा अपचयन विभव ज्यादा है, तू ऑक्सीकृत हो जा। हाँ या ना? मरता क्या ना करता, अब दोनों को साथ में रहना है। हाँ या ना? अगर तू इस कुर्सी बैठ रहा है तो मुझे इस कुर्सी बैठना ही पड़ेगा, खत्म बात। ओके, तो यहां पे जरा देखिए ध्यान से, यह अभिक्रिया किस पर, और दोनों का क्या दे रखा है हमें? अपचयन। तो जरा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है कि यार मैग्नीज हमें क्या दे रखा है? ई सेल दे रखा है, ई सेल। मैग्नीशियम 2+ किस में गया? मैग्नीशियम में गया। उसके लिए मान कितना दे रखा? माइनस का 2.37 वोल्ट। मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम में क्या ये अपचयन दे रखा है? ऑलरेडी मुझे एसआरपी दे रखा है, ठीक है, नोट लगा देंगे तो वो एसआरपी है बेटा, उन एसआरपी है, ठीक है, मानक अवस्थाओं में यही आता है। ओके, और यहां पर कॉपर के लिए क्या दे रखा है? कॉपर 2+ आयन जब कॉपर में गया तो कितना दे रखा है? इसके लिए प्लस का दे रखा है, एसआरपी। हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, ओके, हाँ या ना? डन है मामला? इसका पॉजिटिव है तो ये कैथोड पर होगी अभिक्रिया, ये कैथोड पर, और ये वाली रिएक्शन एनोड पर। बस आपको ये समझना है, कोई बताने नहीं आएगा वहां पे, आपको खुद को समझना है। तो हम जानते हैं ना, चूंकि ई नोट सेल बराबर ई नोट, अगर हम ले लें इन दोनों को, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट एसआरपी ऑफ एनोड, तो जरा देखो ध्यान से, कैथोड पर प्लस का 0.33 माइनस, फिर माइनस में 2.37, हाँ या ना? हो जाएगा बेटा? तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2.70 वोल्ट। बोलो कमेंट बॉक्स में, क्या मजा आया बेटा? क्या समझ पाए? अरे समझ पाए? अरे राज बालक राज बालक राज 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 बेटा, मोल कॉन्सेप्ट अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। मानक परिस्थितियां अपन यहां पर रूम टेम्परेचर को ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर को ले रहे हैं, ठीक है। अरे बालक, एसओपी का मतलब, ओपी का मतलब ऑक्सीकरण विभव, जब ऑक्सीकरण हो तो ऑक्सीकरण विभव, जब अपचयन हो तो अपचयन विभव। ओके, तो यहां पर क्या ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो गया? क्या ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो गया? सर हमेशा एसआरपी लेना है। देखो एसओपी का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक फॉर्मूला याद कर लो तो कंफ्यूज नहीं होगे, वरना प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे। मानो मेरी बात, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी अगर आपको ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो उसी को ऑप्शन में कन्वर्ट करके लिख दो। अगर आपको मैं 2-4 फॉर्मूले लिखा दूंगा, उल्टे खुद कंफ्यूज हो जाओगे और कोई मतलब नहीं है। हाँ जी,
ये क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, डन है मामला। ओके, अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे जो कि आपके नीट 2022 में आया था। अब जरा देखो ध्यान से, क्या परमैंगनेट आयन, क्या परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन दे रखा है बालको तुम्हें MnO4-, ठीक है। अबे रामलाल पढ़ लेना चुपचाप। अब जरा देखो ध्यान से, थोड़ी देर यहां पे क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आपको, सारी बातों को क्लियर करवाता हूं। ये है हमारा परमैंगनेट आयन। सुनना, क्वेश्चन को समझना बेटा। मान लो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। क्या परमैंगनेट आयन अम्ल की उपस्थिति में जल से मतलब H2O से क्रिया करके O2 मुक्त करता है? अगर इसमें परमैंगनेट आयन है अम्लीय माध्यम में, मैंने इसको जल में डाल दिया, तो क्या वहां ऑक्सीजन गैस निकलेगी? मतलब क्या ये अभिक्रिया हो सकती है? उसकी अभिक्रिया इन्होंने नीचे दे रखी है। ये अभिक्रिया इन्होंने नीचे दे रखी है कि MnO4-। अगर किसी को नहीं दिख रही है बेटा तो मैं आपको बता देता हूं, ये नीट 2022 में आया हुआ एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है अब आपके लिए, क्योंकि अब आपने चीजें समझ ली। यहां पे जरा देखो ध्यान से, MnO4- प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ये हमें दिए, और ये किस में कन्वर्ट हुआ? Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4H2 बनाया। क्या दे रखा है यहां पे मैं लिख देता हूं, E0 Mn2 प्लस MnO4- के में गया, इसके लिए मान दे रखा -1.510 वोल्ट। और सेकंड अभिक्रिया 1/2 O2 प्लस 2H प्लस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2O। ये सेकंड रिएक्शन। तो E0 O2 से H2O में जाने के लिए ये प्लस का दे रखा है 1.223 वोल्ट। ये दो अभिक्रिया दे रखी है, ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया। अब सुनो मेरी बात, सुनना। पहली बात क्या कि ये दे क्या रखा है, सुनना मेरी बात। और यहां पे ये दे क्या रखा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। यहां मैंगनीज पर आवेश +2 है, इसमें क्या है मैंगनीज पे आवेश? हाँ या ना, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि भैया ये ऑक्सीकरण विभव दे रखा है कि अपचयन विभव दे रखा है। ओके, अच्छा, पहले तो इसने ये दो अभिक्रियाएं दी कि भैया क्या मुक्त करता है। ओके, यस बिकॉज इतना, नो बिकॉज इतना। क्वेश्चन में दे रखा है होगी, और भैया इतना मान आएगा सेल का विद्युत वाहक बल। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर मुझे ये पता चलना चाहिए इस मैंगनीट आयन पर आवेश क्या है। तो जरा देखो ध्यान से, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा साइड में एक वर्क करवा देता हूं। MnO4- में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। जरा देखो ध्यान से बेटा, मैंगनेट आयन है, किसी भी उदासीन अणु में या आयन में आपको किसी का भी आवेश ज्ञात करना हो, उसको x मान लो। मैंने मैंगनेट आयन में मैंगनीज का x मान लिया, माना, साइड में कर देता हूं, माना Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? x है, x है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक x है। ऑक्सीकरण अंक क्या है? x है। तो मैंगनीज कितने? एक मैंगनीज पर आवेश x मान लो, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है? ऑक्सीजन -2 ऋण आयन बनाता है। याद है ऑक्साइड आयन पढ़ाया था, आवेश लिखवाए थे तुम्हें सबके। ऑक्साइड आयन पर क्या होता है? -2 आवेश होता है। और तो कोई परमाणु है ही नहीं, एक मैंगनीज है और 4 ऑक्सीजन, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। पूरे आयन पर आवेश क्या है? MnO4 पर आवेश क्या है? -1। तो कुल आवेश के बराबर कर दो, कर दिया।
तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, गुणा किया तो -8 बराबर -1, तो x -1, ये प्लस का उधर जा जाएगा तो ये प्लस का 7 आ गया। तो मैंगनीज पर आवेश कितना आ गया बेटा? प्लस का 7 आ गया। तो मैंगनीज पर यहां पर +7 चार्ज है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, पुराने वालों ने तो बोल दिया होगा सर ये क्या करा रहे हो, तो मैं वैसे ही आता है, आई नो आपको पता होगा। हाँ जी, अब यहां पर मैंगनीज पर आवेश कितना है बेटा? प्लस का 7। तो इस क्वेश्चन में देखो, मैंगनीज +7 से +2 में गया तो ये क्या हुआ? अपचयन। अपचयन, यस और नो? यस गुरुजी। O2 H2O में जा रहा है। O2 कहां लिखा हुआ? ये रहा। अब O2 दोनों परमाणु सेम ही ऑक्सीजन में। O2 में ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि यार ऑक्सीजन के साथ ही तो जुड़ रहा है, दोनों के बीच में कोई विद्युत ऋणताओं का अंतर आया नहीं, तो दोनों के बीच में कोई आवेश आया नहीं। तो यहां पर O2 में ऑक्सीजन पर आवेश कितना है बालक? 0 है। ये किस में गया? H2O में। अब हाइड्रोजन तो H+ के रूप में होता है, तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, यहां पे -2, तो ये 0 से -2 में गया। 0 से -2 में गया, तो 0 से -2 में जा रहा है, वापस से अपचयन हो रहा है। लेकिन इसका अपचयन के लिए देखो मान धनात्मक है, इसके अपचयन के लिए मान ऋणात्मक है। क्या समझे? इसका अपचयन आसानी से होगा उसके अपचयन के बजाय, मतलब यहां ऑक्सीकरण हो रहा होगा। क्या हम दोबारा से मैं समझाता हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से समझ लो भाई साहब। ये दो अभिक्रियाएं दे रखी थी, दोनों के लिए मुझे क्या दे रखा था? ये Mn+2 से +7 में गया, ठीक है। अच्छा, ये Mn+2 से +7 में जा रहा है, और यहां पे 1 मिनट, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये वाली अभिक्रिया भी अपचयन की है, ये वाली अभिक्रिया भी अपचयन की, दोनों अभिक्रियाएं बेटा अपचयन की है। ये पहली वाली अभिक्रिया भी अपचयन की, +7 से +2 में गया, अपचयन हो रहा है। 0 से -2 में गया, अपचयन हो रखा है। लेकिन उसने दे क्या रखा है वो तो अपन ने देखा ही नहीं यार, ठीक है। यहां पर E नोट दे रखा है +2 से +7 वाला, तो +2 से +7 में क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये हमें दे क्या रखा है? अरे अभिक्रिया दे रखी है अपचयन वाली, लेकिन जो सेल विभव दे रखा है वो +2 से +7 मतलब ऑक्सीकरण वाला दे रखा है। ये क्या दे रखा है मुझे? SOP दे रखा है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह 0 से -2 में गया, ऑक्सीजन पर 0 और H2O में -2 चार्ज होता है, तो 0 से -2 में जाना, ऑक्सीकरण अंक का घटना, अपचयन, मतलब ये मेरे को क्या दे रखा है? SRP का मान दे रखा है, SRP का मान दे रखा है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आई मेरी बात? क्या इतनी बात क्लियर है बेटा जी? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि यार यहां पर ये दो टास्क हमें दे रखे हैं कि यहां पर ये वाली अभिक्रिया हुई, एक अभिक्रिया ये हुई, तो अब हमें यहां पे बताना है कि फाइनली ये अभिक्रियाएं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को तुरंत आ गया होगा, बहुत सारों को समझ में नहीं आया होगा। तो यहां पे जरा देख लीजिए, सारी बातें एकदम आपके सामने स्पष्ट है कि भाई एक अभिक्रिया ये दे रखी थी और एक अभिक्रिया ये दे रखी थी। अब इन दोनों से चाहो तो अपन एक कंप्लीट रिएक्शन बना सकते हैं, इन दोनों से चाहो तो आप एक कंप्लीट रिएक्शन बना सकते हो। मैग्नेट आयन डालना है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी है, मैग्नेट आयन डालना है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी है, मतलब ये उत्पाद की तरफ मिला होगा। मैग्नेट आयन डालना है और यहां पर इस चीज को समझना है। तो जरा देखो ध्यान से, सिंपल सा, अब हम यहां पर इतना सा समझ रहे हैं, इतना सा समझ रहे हैं कि यार जरा देखो ध्यान से, हमें दे तो दोनों यार अपचयन ही रखे ना, ये भी अपचयन दे रखा है, ये भी अपचयन दे रखा है, ओके। यहां पर -2 से गया,
0 से गया -2 में, ये दे रखा है धनात्मक, ठीक है। मतलब अपचयन विभव इसका धनात्मक दे रखा है, इसका अपचयन विभव कैसा दे रखा है बेटा, एसआरपी कैसा दे रखा है, धनात्मक दे रखा है, पॉजिटिव। ये इसका क्या दे रखा है, एसओपी। ये इसका क्या दे रखा है बेटा, एसओपी। ये इसका क्या दे रखा है, एसओपी। ओके, तो आइए चलिए इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इसको हल करते हैं। थोड़ा सा मैंने ज्यादा बता दिया तो शायद ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार यहां पर मैं आपको सारी चीजें अपन लिख लेते हैं। ई नोट Mn+2 से MnO4 माइनस में गया, +2 से +7 में गया, ये कितना दे रखा है, माइनस का 1.510 वोल्ट दे रखा है। ओके, और फिर ई नोट हमें क्या दे रखा है, O2 से H2O में जाने के लिए ये कितना दे रखा है, प्लस 1.1223 वोल्ट दे रखा है। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है कि आपको मैग्नेट आयन डालना है एसिडिक मीडियम में, जल में, और आपको O2 गैस बनानी है, O2 गैस बनानी है, ठीक है। तो जब O2 गैस बन रही होगी तो मैग्नेट आयन जब जल के साथ क्रिया कर रहा होगा तो खुद किस में जा रहा होगा बेटा, Mn2+ आयन में जा रहा होगा। भाई मेरे पास परक नली है, अम्लीय माध्यम में जल है, अम्लीय माध्यम में परमैंगनेट आयन लिया, इसको जल में जैसे डाला तो O2 गैस निकलनी चाहिए। तो मेरे पास परमैंगनेट आयन है, H+ आयन है, जल है, जैसे ही मैंने डाला ऑक्सीजन गैस निकल गई, ये मेरे पास मिल गया। बाकी इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये देखना चाह रहे थे कि एनोड पे क्या हो रही है और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास ऐसी कोई अभिक्रिया बनेगी, ऐसी कोई अभिक्रिया बनेगी कि परमैंगनेट आयन H+ आयन में इनको जल में डाला, फिर O2 गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही, उस हिसाब से हमने एक अनुमानित यहां पे बनाई, जो कि यहां पे मेरे को दे रखा था उनके आधार पर। अब जरा देखो ध्यान से, ये +7 में था, +7 से +2 में, इसमें देखेंगे ना अपन तो नेट रिएक्शन में देखेंगे, +7 से +2 में गया, यहां पे क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक। और H2O जिसमें ऑक्सीजन पर आवेश -2 है, ये किस में गया, 0 में गया। तो ये क्या हुआ आपके पास, -2 से 0 में, ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये हुआ बेटा ऑक्सीडेशन। अपचयन कहां होगा, अपचयन होगा कैथोड पर, ठीक है। ये अभिक्रिया होगी कैथोड पर, ये अभिक्रिया होगी एनोड पर, ठीक है, एनोड पर हो गई। बस अब हमें इस वाले में से इसका घटाना है, तो हम ये जानते हैं फॉर्मूला, ई नोट सेल बराबर ई नोट SRP ऑफ कैथोड, कैथोड का SRP लेंगे, माइनस ई नोट SRP ऑफ एनोड, एनोड का भी SRP लेंगे। डन है मामला, जो पहले मैंने बताया, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, दोबारा से मैं यहां पर आपको आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ज्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे उस लैंग्वेज में। अब जरा देखिए बेटा, ये वाली अभिक्रिया तो एनोड पर हो रही है, ये वाली अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है। कौन सा, जब मैंगनीज +7 +2 में जाए, ये हमें देखना है। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है भैया +2 +7 में जा रहा है, ये हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है SOP। हमें चाहिए क्या, SRP चाहिए, ना कि SOP चाहिए। हमें तो ये चाहिए ना कि भाई हमें उससे मतलब नहीं है, ये SOP है, मेरे को इसका SRP चाहिए। तो अगर मैं इसका SRP लिखूंगा तो बेटा प्लस कर दूं क्या, 1.510 वोल्ट, ये SRP हो जाएगा, कन्वर्जन उल्टे में हो जाएगा, Mn+7 +2 में जा रहा होगा। यस और नो, क्लियर हो गया। तो यहां पर SRP क्या लिखूंगा मैं, SRP ये लिखूंगा ना, प्लस का 1.510 माइनस एनोड का SRP, एनोड पर यह अभिक्रिया हो रही है, -2 से 0 में जा रहा है। और हमें यहां पे क्या दे रखा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि खुद 0 पर है, ये -2 में जा रहा है, हाँ या ना।
क्या यहां पर भी मुझे इसका एसआरपी चाहिए? 0 से -2 में जाना, ऑलरेडी अपचेन है, तो यहां पर ये ऑलरेडी क्या मेरा एसओपी दे रखा है, सॉरी एसआरपी दे रखा है, दिया हुआ है, तो बस मुझे इसको माइनस कर देना है, -1.223 वोल्ट। अब इसको माइनस कर लेंगे, क्या बच गया? आप इसको माइनस करोगे तो प्लस का मान आ जाएगा 0.287 वोल्ट, प्लस का 0.287 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं बेटा, ये अपना क्वेश्चन था। अब प्लस का मतलब अगर सेल विभव धनात्मक आता है तो अभिक्रिया होगी, ऋणात्मक आता है तो नहीं होगी, ये अपन लिख लेंगे, यस अभिक्रिया होगी। पहली बात तो ये, क्योंकि ये धनात्मक आ रहा है, तो यहां पर यस ये अभिक्रिया हो जाएगी। ई नोट सेल का मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। मैं थोड़ा चीजों को और सिंपल करते थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। आई नो, मुझे पता चल गया था कि यार ज्यादा उलझ गया उल्टा, इतना सिंपल कराने के बजाय। ओके, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 3। हमें एक अभिक्रिया ये दे रखी थी, इसके लिए सेल विभव का मान दे रखा था, दूसरी अभिक्रिया ये दे रखी थी, उसके लिए सेल विभव का मान हमें दे रखा था। तो सिंपल सा अगर मैं खुद करता तो मैं देखता कि परमैंगनेट आयन दे रखा है, अम्ल की उपस्थिति में, और जल से क्रिया करवानी और O2 मुक्त करना है। तो मैंने दिमाग में अभिक्रिया बना ली कि यार मेरे पास परमैंगनेट आयन है, अम्लीय माध्यम है, जल है और O2 बनानी है। तो परमैंगनेट आयन किस में जाएगा? Mn+2 आयन में जाएगा। तो ये अभिक्रिया मेरी ऐसी फाइनल अभिक्रिया रहेगी। तो मुझे इसमें पता लग जाएगा कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। ठीक है, ओके। और दोनों के मुझे एसआरपी लिखने हैं, दोनों के मुझे एसआरपी लिखने हैं। ठीक, ओके। तो यहां पर मुझे +2 से +7, ये तो ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, तो ये माइनस का है, तो इसका एसआरपी क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओके। और मुझे O2 से H2O में कन्वर्ट होने के लिए मान दे रखा है प्लस का, ये जो कि ऑलरेडी अपचयन विभव है, तो ये एसआरपी है। तो मुझे क्या करना है? ये एनोड पर हो रही है ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया, ये कैथोड पर हो रही है। तो इस वाले मान में से इस वाले मान को हटाना है, इस वाले मान में से इस वाले मान को घटाना था, आंसर आ गया था। ठीक है, ओके। अब सिंपल हो गया बेटा। मैं चाहता हूं कि आपको सिंप्लीफाई कर दूं, सिंप्लीफाई के चक्कर में पहला थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और कुछ नहीं। अब इतना बात क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने साइड में बता दिया, डन, ये मामला भी डन। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला सिंपल सा था, इसके में से इसका माइनस करना था। फिर ये निकल वाला भी सिंपल था, इसके में से इसका एसआरपी घटाना था। फिर यहां पर मैग्नीशियम वाला और इस वाले को देखा, ठीक है, तो कॉपर का कैथोड होगा और एनोड उसका होगा, तो इसके में से उसका एसआरपी माइनस करना था। ओके, और फिर यहां पर ये वाला क्वेश्चन था जिसमें भी हमें क्या करना था? कैथोड के एसआरपी में से एनोड का एसआरपी करना था। अगर मान धनात्मक आता है तो अभिक्रिया होती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। ठीक है, ओके। इतनी बातें हमारी हो गई। तो अब एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। एक नोट लिख लीजिए बेटा, एक नोट लिख लीजिए। यदि सेल अभिक्रिया के लिए, यदि किसी सेल अभिक्रिया के लिए, किसी सेल अभिक्रिया के लिए सेल का विद्युत वाहक बल बोले तो ई सेल धनात्मक हो तो वह अभिक्रिया संभव होती है, परंतु ऋणात्मक होने पर सेल अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है।
ठीक है, ओके। अगर आप जो फाइनली भाई दाया माइनस बाया कर करके जो सेल विभव निकाल रहे हो, सब में धनात्मक निकला है, सब में। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों में वो मान धनात्मक आता है, ओके। चारों में वो मान कैसा आता है बेटा? धनात्मक। मतलब वो अभिक्रिया फिजिबल है, टोटल सेल ऐसा बनाया जाना संभव है कि यार इसमें ये इलेक्ट्रोड ऐसा ले लो, ये इलेक्ट्रोड ऐसा ले लो, इसके लिए कुल सेल विभव धनात्मक आ रहा है, मतलब ऐसा सेल बनाया जा सकता है, ये काम करेगा। उल्टा हो रहा होता, ऋणात्मक मान आ रहा होता, तो ऐसा सेल पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और मुझे इसमें ऐड करना है आगे की कहानी के लिए। वो पॉइंट क्या बेटा? कि जो सेल विभव, किसी भी सेल का सेल विभव एक अवस्था फलन होता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने सुना होगा अवस्था फलन, पथ फलन। ये लिखिएगा, सेल का सेल विभव एक अवस्था फलन होता है। सेल का सेल विभव एक अवस्था फलन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। अब ये अवस्था फलन क्या होता है? जिसने उष्मागतिकी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि यार ऐसे फलन जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करते हो, उस पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो कि जिस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है। वे फलन जो कि प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने सेल विभव को देखा कि यार इसका सेल विभव माइनस इसका सेल विभव, बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इसके में से इसके में घटाना है, काम खत्म। तो ये एक अवस्था फलन होता है, सेल विभव एक अवस्था फलन होता है। जैसे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा, फाइनल माइनस इनिशियल, एंथैल्पी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके हम इनको निकालते हैं ना, अंतर के रूप में इसको निकाला जाता है। जिनको हम अंतर के रूप में निकालते हैं वो अवस्था फलन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सेल विभव कैसा होता है बेटा? एक अवस्था फलन होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो इतनी बातें हम यहां पर अच्छे से इसके बारे में जान चुके हैं, देख चुके हैं, इसके बारे में क्लियर कर चुके हैं। अब संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में अगर मैं बात करूं, संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूं, उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। संदर्भ इलेक्ट्रोड अब हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। अरे जैसे कि मैंने ई नोट जिंक से जिंक +2 जब कन्वर्ट होता है बेटा, इसका मान आता है प्लस के 0.67 वोल्ट। ऑक्सीकरण विभव का मान, मानक ऑक्सीकरण विभव का मान इतना आता है। तो ये कैसे आता है? कभी भी किसी एक इलेक्ट्रोड का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अभी अभी हमने बोला कि यार ये तो 2 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे ताकि इस वाले में से इस वाले का घटा सके, फिर हम ज्ञात कर सकते हैं। यस और नो? इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो ये कैसे आपने ज्ञात किया? डायरेक्ट कैसे बता दिया? हाँ या ना? या अगर मैं बात करूं कॉपर के लिए, जब कॉपर +2 आयन जब कॉपर में जाता है तो इसके लिए जो अपचयन विभव होता है बेटा, इसके लिए जो अपचयन विभव होता है, ये ऑक्सीकरण विभव लिखा है मैंने, ये अपचयन विभव लिख रहा हूं, ये होता है प्लस का 0.37 वोल्ट। तो ये कैसे लिखा? इसके पीछे क्या लॉजिक, कैसे आपने ज्ञात किया? एक इलेक्ट्रोड का तो ज्ञात किया नहीं जा सकता, तो इनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मुझे एक और इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जिसका मुझे पहले से ज्ञात होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव मुझे पहले से पता होता है। उसको बोलते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड, उसको बोला जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या है? हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा जी, संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। चौथे वाले क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग गया है। संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिखिएगा बेटा। एक इलेक्ट्रोड जिसका
इलेक्ट्रोड विभव सभी इलेक्ट्रोडों के सापेक्ष ज्ञात होता हो, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से पता होता है, मान लेते हैं भैया इसका इतना है, ठीक है, वो कहलाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कि हम पढ़ेंगे संदर्भ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम। संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जिसका हम पहले से अज्यूम करके चलते हैं कि इसका तो इतना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड जिसका विभव सभी इलेक्ट्रोडों के सापेक्ष ज्ञात होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब जिसका मुझे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसको इसके साथ अरेंज कर देंगे, एक इलेक्ट्रोड जिसका ज्ञात करना है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, ताकि हम निकाल लेंगे। ओके, तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु संदर्भ इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर परिशुद्धता से मापा जा सकता है। एक इलेक्ट्रोड का ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन दो इलेक्ट्रोड लेकर के हम 100% बिना कोई एरर के ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका तो पता है, सेल व्यू पता चल गया, तो दूसरे का आराम से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है बेटा जी हमारे पास संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब संदर्भ इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड टोटल दो टाइप के होते हैं, लिखिएगा। संदर्भ इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड, एक होता है द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड, एक होता है आपके प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसमें आता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, SHE, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो दूसरे होते हैं सेकेंडरी वाले, सेकेंडरी में दो होते हैं, एक होता है बेटा आपके पास केलोमल इलेक्ट्रोड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। केलोमल इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। हाँ जी, तो यहां पर संदर्भ इलेक्ट्रोड हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राथमिक इलेक्ट्रोड, दूसरा द्वितीयक इलेक्ट्रोड। प्राथमिक इलेक्ट्रोड में जो अपन जनरली यूज करते हैं, प्राइमरी ये तो हम यूज करते ही करते हैं, कभी कभी इनकी भी जरूरत पड़ जाती है तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपन जनरली इसको इस्तेमाल करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा द्वितीयक इलेक्ट्रोड, इसमें केलोमल इलेक्ट्रोड है और दूसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, और इसकी बनावट क्या होती है, और इसमें कैसे ये एनोड की तरह बिहेव करता है, कैसे कब कैथोड की तरह बिहेव करेगा। दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एनोड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हेडिंग डाल लो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्रियाविधि तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसकी पहले बनावट देख लेते हैं। भैया ये होता क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो जी भाई, एक हमारे पास पात्र है, इस पात्र में हमने क्या भर रखा है, जल भर रखा है अम्लीय वाला, जिसमें H+ आयन उपस्थित है। ये हमारे पास है जलीय विलयन। इसमें हमने उल्टे U आकार की एक नलिका को फिट कर रखा है। एक उल्टे U आकार की नलिका को हमने इसमें फिट कर रखा है।
कुछ इस तरह की, ओके। और इस नलिका के अंदर हमने एक वायर डाल रखा है जिसके अंदर नीचे नीचे यहां पे चिप लगा रखी है, चिप, ठीक है। ये वायर किसका है? प्लेटिनम तार है ये, और यहां पे ये प्लेटिनम की चिप लगा रखी है जिसको बोलते हैं बेटा प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, ओके, ठीक है। यहां से इस होल में से हम H2 गैस को अंदर भेजते हैं एट 1 atm प्रेशर पर, ओके। और बातें जान लो, यहां पर इस माध्यम, इस विलयन में क्या है? H+ आयन उपस्थित है। वो कहां से आए होंगे भाई? या तो हमने इसमें अम्लीय माध्यम ले रखा है ना, HCl से आए होंगे, या फिर H2SO4 से आए होंगे, और वो भी 1 मोलर सांद्रता वाला है, 1 मोलर सांद्रता वाला है। क्या यह डायग्राम समझ में आया? ठीक है, कि हमारे पास एक पात्र है, उसमें अम्लीय विलयन भरा हुआ है, जल का अम्लीय विलयन है, ठीक है। इसमें HCl H2SO4 की कुछ मात्रा है, यू आकार की उल्टी कीप डाल रखी है, उसमें एक होल है, उधर से H2 गैस भेज रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये प्लेटिनम की चिप लगी हुई है जिसे प्लेटिनम ब्लैक बोला जाता है, वो प्लेटिनम का वायर है, बात खत्म। इतना सा डायग्राम है। अब जरा देखो ध्यान से इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। ये कक्षा 11th में था, ठीक है। ज्यादा कुछ डिटेल अपन को जाननी नहीं है, बस समझना है क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो इतना समझ में आ गया बेटा। अब यहां पर इस प्लेटिनम चिप का क्या इस्तेमाल है ये समझाओ सर, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, प्लेटिनम चिप का इस्तेमाल दिखाओ। देखो ध्यान से, इस प्लेटिनम चिप पर क्या होता है? प्लेटिनम चिप पर H2 गैस अधिशोषित होती है, अधिशोषित होती है, जो कि विलयन में उपस्थित H+ आयनों के साथ साम्य पर रहती है। ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है बेटा, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H2 गैस जाकर के जमा हो जाती है और वो H+ आयनों के साथ साम्य दर्शाती है, मतलब इन दोनों में H+ आयन और H2 में अभिक्रिया होने लगती है, जस्ट लाइक दिस। H2 गैस H+ आयन मुक्त करती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके, क्योंकि यह तो एक उदासीन है, इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी धनावेश बना होगा। कितने परमाणु थे इसमें? 2, तो 2 H+ आयन बने तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहां पर यह साम्य में रहती है। अब यह अभिक्रिया एनोड के रूप पर भी एनोड में भी हो सकती है, कैथोड में भी हो सकती है। कैसे होगी सारी बातें हम यहां पे देखेंगे। इतनी बातें आपको समझ लेनी है अभी तो पहले लेवल पर, कि प्लेटिनम चिप पर H2 गैस आकर के अधिशोषित होती है और वो क्या करती है, इस विलयन में जो है H+ आयन उनके साथ संतुलन में रहती है, साम्य में रहती है, कुछ इस तरीके से। तो अब जरा देखो ध्यान से, एनोड के रूप में यह इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता है। एनोड पर क्या होता है भाई साहब? ऑक्सीकरण। तो ये सेम अभिक्रिया एनोड पर हो जाएगी। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो एनोड पर सेम ऐसी अभिक्रिया की यार, H2 कन्वर्ट होगा 2 H+ आयन में और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा 2, तो ये अभिक्रिया एनोड पर हो जाएगी। एनोड के रूप में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर क्या कन्वर्ट हो रहा है? E0 H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन में, तो ये क्या हुआ? अरे बाबू ये तो ऑक्सीकरण हुआ। तो यहां पर E0 किसके रूप में लिखा जाएगा? SOP के रूप में लिखा जाएगा। ये तो SOP है, हाँ या ना बोलो। अरे +2 0 से +1 में चला गया ना, ऑक्सीकरण हो गया, तो ये E0 H2 से H+ में क्या लिखा मैंने? SOP लिखा। और यह कैथोड के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, कैथोड के रूप में। उल्टा कर दो इस अभिक्रिया को कि यार 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के रूप में। ये जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम में है। तो +1 से किस में गया? 0 में। तो ये क्या हुआ?
+1 से 0 में, पहले प्लस में था अब 0 हो गया, घट गया ऑक्सीकरण अंक, तो E नोट अगर मैं इसका दर्शाऊंगा H+ आयन किस में गए, H2 गैस में गए, तो ये क्या है, इसका SRP है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? सिंपल सी यहां पर कुछ रिएक्शन है जो हमें समझनी है। यही अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, आगे से होगी तो एनोड की तरफ, पीछे से होगी तो कैथोड की तरफ, ये बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। अब अगली कहानी, अब अगली कहानी, क्योंकि ये भी आपको जानना ही था। हो गया इतना? अब अगली कहानी, हाँ जी, SHE के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। 0 माना जाता है, किसका? तो 0 माना जाता है, माना जाता है। मतलब इसका SRP या SOP 0 होता है, 0.0 वोल्ट होता है, इसका ये 0 माना जाता है। ठीक है, इसको आप एनोड और कैथोड दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, SHE को किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त SHE को किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका प्रदर्शन कैसे किया जाएगा। प्रदर्शन देखो, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था, ठीक है, ओके, H2 गैस कन्वर्ट होकर के H+ आयन दे रहा था 1 मोलर, ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हो कि प्लेटिनम है H2 गैस कन्वर्ट होकर के H+ आयन दे रही है एक्वस में 1 मोलर सांद्रता का विलयन है, ऐसे भी दर्शा सकते हो। तो बेटा ये कुछ खास जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। काम की बात ये है कि मानक सेल विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम की कोई चीज होती है जिसका सेल विभव 0 होता है, बस बात खत्म। जिसका ज्ञात करना हो उसको इसके साथ लगा देते हैं, खत्म बात, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर बात? क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? दैट्स इट, बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। ठीक, क्योंकि इसका सेल विभव 0 होता है इसलिए हम इसको प्रयुक्त करते हैं, खत्म। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब बेटा मैं जनरली इस तरह की स्लाइड्स को इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें मैं अपनी इच्छा से पेज बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं। दूसरी वाली जो स्लाइड्स आती है ना, इसमें बढ़िया बढ़िया राइटिंग आती है, उस पर नहीं घुमा सकते, ऐसे बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूं, वरना फिर उसमें पेज आगे आगे पीछे आते हैं, फिर दिक्कत आती है। अब जरा देखो ध्यान से, ये हमने समझ लिया, प्राथमिक इलेक्ट्रोड समझ लिया। अब द्वितीयक इलेक्ट्रोड में बस थोड़ा सा उनके बारे में आइडिया दे देता हूं मैं। हाँ जी, द्वितीयक इलेक्ट्रोड, और देखो आज तो थोड़ी थ्योरी है यार। इलेक्ट्रोड
द्वितीयक इलेक्ट्रोड में बेटा दो इलेक्ट्रोड है अपने पास, एक है अपने पास केलोमल इलेक्ट्रोड। सुनो, केलोमल कहा जाता है बेटा मर्क्यूरस क्लोराइड को, केलोमल कहा जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड को। और केलोमल मर्क्यूरस आयन क्या होता है मैंने आपको लिखवाए थे जब आयन्स बताए थे, Hg2Cl2। केलोमल कहा जाता है Hg2Cl2 को ध्यान रखना, ओके। तुम्हारे ये इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा। और दूसरा है आपके पास सिल्वर क्लोराइड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये थोड़ा याद करने का ज्यादा है यार, समझने का कम है ना। दोनों के दोनों याद करने के ज्यादा है, समझने के कम है, इसलिए इन पे ज्यादा जोर मत देना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ध्यान रख लेना, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब केलोमल इलेक्ट्रोड Hg2Cl2, यह कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सबसे पहले वो देख लो। प्रदर्शन दोनों में हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लेंगे, ठीक है, ओके। या फिर इसको ऐसे दिखाते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे और साथ में Hg है ना, Hg2Cl2 ये ठोस अवस्था में है, ऑब्लिक फिर KCl दूसरा विद्युत अपघट्य लेंगे, उसमें ये कन्वर्ट होएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे, प्लेटिनम Hg और HgCl2 और ऑब्लिक में KCl। सुनो, हम KCl क्यों ले रहे हैं, क्योंकि याद है कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें AgCl के साथ KCl लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि AgCl बहुत कम विलय होता है, वो अवक्षेप होता है। तो हमें माध्यम में क्लोराइड आयन मिल सके तो हमने बाहर KCl मिलाया था। तो KCl आयनिक यौगिक के प्रबल विद्युत अपघट्य तुरंत आयनित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। इस वजह से सेम इस तरफ यहां पर भी ऐसे ही। इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं यार, प्लेटिनम, यहां पर प्लेटिनम को ही इस्तेमाल कर लेते हैं एक तरफ, ओके, हाँ जी। और AgCl ठोस अवस्था में और यहां पर KCl ठोस अवस्था में। ये इस तरीके से इन दोनों के प्रदर्शन होते हैं, ये इन दोनों के प्रदर्शन होते हैं, दोनों के, सिल्वर क्लोराइड और यहां पर केलोमल इलेक्ट्रोड, दोनों में लगाते अपन प्लेटिनम को। ये अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, कौन सी अभिक्रियाएं कैसे होगी, सेम अभिक्रिया है, बस उसको पलट के लिखना है। जो एनोड पर होगी वैसे ही कैथोड पे होगी, बस पलट दो उसको। जो एनोड पर होगी वही कैथोड पर होगी, बस पलट दो उसको। ठीक, अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर केलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर एनोड के रूप में। एनोड के रूप में, अब एनोड के रूप में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें हैं यहां पर, आपको इनको देख लेना चाहिए। भले इनकी अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि किसमें कौन कौन सा सेल होता है, इसमें ये सेल, उसमें दूसरे वाले में वो सेल। तो अब अगर हम बात करें इनकी अभिक्रियाओं के बारे में, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जरा देखो ध्यान से कैसे होगा, हर एक अभिक्रिया को ध्यान से देखना, अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जो Hg है बेटा, ये Hg उदासीन है, Hg क्या है, उदासीन अवस्था में है। यह Hg आयन कन्वर्ट होकर के देता है आपको Hg22+ आयन। यह Hg आयन कन्वर्ट होकर के देता है आपको Hg22+ आयन। कैसे, एक Hg एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दो करेंगे। अगर हमें एक दिखाना है तो यहां पे 1/2 लगा दो, क्योंकि इधर एक Hg है
थोड़ी सी ये रटने वाली, मैं नहीं कहूंगा आप इसको रटो, मैं नहीं कहूंगा आप इसको रटो, बस देख लो कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि भैया Hg+2 में जा रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। Hg मर्क्यूरस आयन Hg22+ होता है बेटा, मर्क्यूरस आयन Hg22+ होता है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, देखो 0 से प्लस में गया, ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये एनोड के रूप में। इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो कैथोड के रूप में आ जाएगा। बस मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं कि यार ये दो विक्रियाएं ऐसे होती है। अगर बाई चांस कोई एनसीईआरटी की बुक उठा के देख रहा हो, सर इसमें ये ऐसे दे रखा है कैसे, तो ये समझ लो ऐसे, और उल्टा कर दो, Hg22+ इलेक्ट्रॉन लेकर के Hg में जा रहा है, ये इस तरीके से। ओके, तो ये एनोड के रूप में ऐसे काम करता है, कैथोड के रूप में ऐसे काम करता है। आपको दे रखा हो कहीं तो आप देख सकते हो। हाँ जी, और यहां पर एनोड के रूप में एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जरा देखो ध्यान से, यह Ag क्या करता है, यहां से Cl- आते हैं, तो पहली बात तो ये खुद एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्याग दिया तो Ag से Ag+ बन गया और ये Cl मिलकर के AgCl बन गया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऑक्सीकरण। इसी का उल्टा कर दो, अपचयन, कैथोड पर, कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में उल्टा कर दो कि यार यह AgCl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये Ag यहां पर ठोस है बेटा, यह AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl- अलग हो गया, AgCl में Ag+ था, Cl- था, Cl- अलग हो गया, जो Ag+ बना उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो उदासीन के रूप में अलग हो गया। बस पहले विक्रिया का उल्टा था। तो ये द्वितीयक इलेक्ट्रोड हमने देख लिया, प्राथमिक इलेक्ट्रोड पहले देख लिया, द्वितीयक इलेक्ट्रोड हमने देख लिए दोनों के दोनों। प्राथमिक इलेक्ट्रोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये द्वितीयक इलेक्ट्रोड। बस आप ये ध्यान रखना द्वितीयक इलेक्ट्रोड में किन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड प्राथमिक में ये, बस और कुछ मतलब नहीं है। समझने का अब आएगा टॉपिक, समझने का अब आएगा टॉपिक। एक बार इनको नोट डाउन कर लो बेटा कि कुछ चीजें थ्योरेटिकल है जो बतानी जरूरी है। अब आगे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो प्यारे प्यारे नोट लगा लो। उससे पहले दो प्यारे प्यारे नोट लगा लो। नोट में पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट लिख लेंगे बना के। पहला पॉइंट, यार जरा देखो ध्यान से, यहां पर जब H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा था तो ये हो रहा था इसका ऑक्सीकरण, और यहां पर H+ H2 में जा रहा था तो ये हो रहा था इसका अपचयन। तो SRP यहां पर हमने देखा। जनरली किसी के भी मानक सेल विभव का मतलब हम क्या समझते हैं कि उसका मानक अपचयन विभव हमें दे रखा होगा। भाई मानक सेल विभव का मतलब हम क्या मानते हैं कि मानक अपचयन विभव। ओके, तो अगर हाइड्रोजन का तो कितना होता है 0, अगर किसी का SRP इससे ज्यादा आ रहा है और अगर किसी का इससे कम आ रहा है तो क्या होगा, उस बात को मैं आपको यहां पे लिखवाना चाह रहा हूं। यदि लिखिएगा बेटा, यहां पर कुछ पॉइंट्स है बेटा जी जो आपको लिखने हैं। यदि किसी धातु के लिए यदि किसी धातु के लिए SRP का मान, ठीक है, यदि किसी धातु के लिए SRP का मान SHE का तो 0 होता है ना, सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं। यदि किसी धातु के लिए SRP का मान ऋणात्मक हो,
ऋणात्मक हो तो इससे क्या मतलब समझेंगे? जैसे कि कोई धातु है, एसआरपी का मतलब होता है अपचयन करवाना, उसके लिए फिजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऋणात्मक है। अगर कोई धातु जिसका एसआरपी का मान ऋणात्मक है तो उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। यदि किसी धातु के लिए एसआरपी का मान ऋणात्मक है तो उसके ऑक्सीकृत, क्योंकि अपचयन तो हो नहीं रहा है तभी तो ऋणात्मक आया, ऑक्सीकरण होगा तो धनात्मक आएगा। ठीक है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, प्रवृत्ति अधिक होगी, अधिक होगी। ओके, वो पहले ऑक्सीकृत होना चाहेगा। ठीक है, जैसे कि H2 का तो 0 है, लेकिन अगर मान लो उसके ऊपर कोई जिंक धातु आ रही है, जिंक धातु है, अगर मैं उसका एसआरपी देखूं तो उसका ऋणात्मक होता है। मतलब दोनों में से H प्लस आयन मिलेंगे कि Zn प्लस आयन मिलेंगे? Zn+2 आयन ज्यादा जल्दी मिलेंगे। अभी मैं बताता हूं सारी चीजें। यदि किसी धातु के लिए एसआरपी का मान धनात्मक हो, धनात्मक हो तो उसके अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, उसके अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ये 2 पॉइंट एक बार आप लिख लीजिए, फिर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ जाएंगे, जो ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। उसकी मैं ट्रिक लिखवा दूंगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आप ये देख लो, अगर किसी का एसआरपी ऋणात्मक आ रहा है तो वो जल्दी ऑक्सीकृत होगा, और किसी का एसआरपी धनात्मक आ रहा है तो उसके जल्दी अपचयित होने के चांस ज्यादा है। क्लियर है? डन? ओके। ये बात क्लियर है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, ई नोट, अरे ई नोट H प्लस आयन H2 में जाता है, ई नोट H प्लस आयन जब H2 में जाता है तो प्लस से 0 में गया, तो ये क्या हुआ? प्लस से 0 में जाना अपचयन। तो ये कितना होता है? 0.00 वोल्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यही प्रोग्राम कॉपर के लिए देखा जाए, कॉपर जब +2 से कॉपर में जाता है बेटा, कॉपर +2 से जब कॉपर में जाता है बेटा जी, यह कैसा होता है? प्लस का 0.34 वोल्ट आता है। हाँ या ना? मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं ई नोट कंपेयर करूं, F2 F माइनस में जाए, यह प्लस का 2.87 वोल्ट आता है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर वालों को देखूं, जैसे कि जिंक के लिए, जिंक +2 जब जिंक में जाए उसका अपचयन विभव, तो ये आता है बेटा आपके लगभग -0.76 वोल्ट। एसआरपी लिखा है इसलिए माइनस आया है। ठीक है, और सबसे कम आता है बेटा जी किसके लिए? लिथियम के लिए। जब लिथियम प्लस लिथियम में कन्वर्ट होता है तो ये आता है माइनस का 3.04 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने यहां पर हाइड्रोजन के लिए देखा कि उसका तो सेल विभव 0 होता है, उससे ऊपर वालों के लिए एसआरपी ऋणात्मक है, नीचे वालों के लिए धनात्मक है। ये तो इसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे, लेकिन Zn+2 जिंक में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा है? उल्टा वो आयन बनाना चाहेगा, जिंक उल्टा Zn+2 में जाना चाहेगा। यही जो टेबल है, यही जो एसआरपी के मान है ना, ये यहां पे एसआरपी के मान है, यही कहलाती है आपकी सक्रियता श्रेणी।
यही टेबल कहलाती है सक्रियता श्रेणी कि हम इनके एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। ये सबसे कम, ये ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो यही जो टेबल आती है बेटा, यही कहलाती है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मान आपको याद नहीं करने, बहुत ही सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। टाइम हो गया क्या? बस 1 मिनट और 2 मिनट और, जिसमें काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विभिन्न तत्वों को एसआरपी के आधार पर व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी। विभिन्न तत्वों को, तत्वों में धातुएं भी आ जाएगी, अधातुएं भी आ जाएगी, गैसें भी आ जाएगी। विभिन्न तत्वों को एसआरपी के आधार पर व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब जैसे कि वो श्रेणी क्या है, उसमें किस तरीके से यहां पर हम सारी चीजें देखेंगे। तो जैसे कि देखिए ध्यान से बेटा, यहां पर मैं आपको एक टेबल बताता हूं, उसको लिखना नहीं है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोड लिया, लिथियम का, पोटेशियम का, बेरियम का, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर इनके एसआरपी के मान लिखे हुए हैं, मतलब इनका अपचयन विभव लिखा हुआ है। तो इन सबका देख रहे हो आप, इन सबके इलेक्ट्रोड विभव में क्या समानता है? सब ऋणावेशित है, सारे के सारे इलेक्ट्रोड विभव ऋणावेशित है। तो इनके अपचयित होने की प्रवृत्ति बहुत कम है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? एसआरपी दे रखा है। इन सबका एसआरपी क्या है? ऋणात्मक है। मतलब ये वाला प्रोसेस उतना फिजिबल नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिएगा। यार लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है, धातुएं तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, हाँ या ना? तो इनके लिए तो उल्टा प्रोसेस ज्यादा फिजिबल है, ये तो अनफिजिबल है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का तो कितना है? 0.00 वोल्ट। लेकिन उसके बाद आने वाले तत्वों के लिए, जैसे कि कॉपर +2 आयन, कॉपर में जाना चाहेगा, देखो धनात्मक आ रहा है। बाद वालों के लिए, सबके लिए धनात्मक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ये अभिक्रियाएं आराम से हो जाएगी। जैसे कि मैं कोई एक अभिक्रिया देखूं, जैसे कि यहां पर अगर Br2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Br- बनाना चाहता है तो ये बन जाएगा। F2 इलेक्ट्रॉन लेकर के F- बनाना चाहेगा तो बन जाएगा। भैया फ्लोरीन तो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो 0 से यह माइनस में आराम से चला जाएगा, अपचयन इसका आराम से हो जाएगा। तो अब इसकी ट्रिक कैसे लिखे? बहुत ही सिंपल है, देखो। हाँ जी, एक ट्रिक लिख लो, फिर बाकी आप आराम से अगली क्लास में करना। लिथियम देखो, ले कर, या कर का मतलब आप क्रोमियम समझ लोगे। ले के 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, याद कर सकते हो बढ़ते क्रम में, ठीक है। मोस्टली सब इसमें मिल जाएंगे आपको। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। फिर आगे, जान कर फेंके सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात। कि यार सुन, जान कर फेंके, जान कर फेंके मतलब एफी, फेंके कोई, फेंके सीडी कोई नीचे, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभात। अरे प्रभात देख, पता नहीं जाने कौन सीडी फेंक रहा है नीचे, सुनो प्रभात। इन सब का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। सबसे अधिकतम ऋणात्मक उसका, सबसे अधिकतम ऋणात्मक, मतलब वहां पर लिथियम प्लस आयन
लिथियम में जाने के बजाय उल्टा लिथियम धातु लिथियम प्लस में कन्वर्ट होना चाहेगी, ऑक्सीकरण होने का गुण रखेगा। इन सबका अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर इसके बाद आता है बेटा हे कौन आइए। हे कौन आइए, आइए मतलब देखो H हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, I2 के रूप में, आयोडीन I2 के रूप में पाई जाती है। हे कौन आइए, ठीक है। होंगे आगे, होंगे आगे ब्राह्मण पंडित और O2 और कलावती सोना लाई फ्री में F2। हे कौन आइए, हे कौन आइए होंगे आगे ब्राह्मण पंडित और कलावती, और सीएल का मतलब कलावती, और कलावती सोना लाई फ्री में। एक बार इस टेबल को देख लो बेटा, यही है सक्रियता श्रेणी। ऊपर से नीचे चलने पर यहां पर इनकी सारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये किसके बढ़ते हुए क्रम में है? अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में है। ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं। किसके बढ़ते क्रम में? अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम अपन ये देख रहे हैं। घट नहीं रहा है, ये ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये इसका मतलब घटना में समझ लेना, बढ़ रहा है। लिथियम प्लस आयन का मानक अपचयन विभव सबसे ऋणात्मक, मतलब ये अपचयन होना नहीं चाहेगा, ये ऑक्सीकृत होना चाहेगा। लिथियम तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा। तो यहां पर इसका लिथियम धातु ऑक्सीकृत होने की गुण दर्शाएगी। तो दूसरे का क्या करेगी? अपचयन। अपचयन दूसरे का क्या करेगी? अपचयन। तो ये अपचायक होगा, प्रबल अपचायक। थोड़ा सा लिख लो, प्रबल अपचायक। F2 फ्लोरीन गैस खुद का अपचयन आसानी, सबसे आसानी से करेगी फ्लोरीन गैस, तुरंत F- बना लेगी। खुद का अपचयन तो दूसरे का ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक। एक बारी इसको बना लो। हाँ जी, हाँ जी बेटा, एक बार ये क्लियर हो गया क्या? एक बार ये क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी, बस डन 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 डन। ठीक है, हाँ जी। तो लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात। हे कौन आइए, हे कौन आइए आगे होगा ब्राह्मण पंडित और कलावती सोना लाई फ्री में। ये ट्रिक पढ़ लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा? 1/2 Hg2 कैसे होगा? देख ध्यान से, देख ध्यान से, देख 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 देख। हमें इधर एक Ag है, एक Hg है, 2 Hg है, इधर एक था, तो बैलेंस करने के लिए इधर आधा करना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी बेटा, ये टेबल याद रखनी है ना, ताकि आपको ये पता चल जाएगा ना कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। जो प्रबल होगा वो दुर्बल को हटा देगा, ऊपर वाले नीचे वाले को हटा देते हैं। ये बाकी चीजें अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके। अनुराग अंबेडकर बेटा बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। ओके।
बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय। हाथ धो ले बेटा, हाथ मुंह धो ले, हाथ मुंह धो ले, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय हिंद।